नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजीसी नेट जीआरएफ हिंदी साहित्य दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, अब मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया हूं। क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट को बहुत ही कम अहमियत देते हैं या एंड टाइम पे करते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो देखिए क्या है, हिंदी साहित्य के जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैं आधार बना करके प्रैक्टिस सेट लाया हूं और काफ़ी डिटेल में लाया हूं। देखिए, हम यहाँ पे प्रश्न कम करेंगे लेकिन उसको हम डिटेल में समझेंगे ताकि हम उनसे ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो चलिए बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं और जो भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हम ध्यान से देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है और मैं ये जो श्रृंखला है बनाए रखूँगा और प्रैक्टिस सेट आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या है, प्रश्न को देख लीजिए। पहले प्रश्न क्या है तो इसको आप देखिए। मिलान करना है और मिलान क्या है, मिलान में है विषमता की पीड़ा को व्यक्त हो रहा है स्पंदित विश्व महान। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद दे रखा है, मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार। मैथिली शरण गुप्त दे रखा है, दिन 12 वर्षों में घोड़े के भी सुने हैं फिरते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत है। और तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ उस और क्या है, महादेवी वर्मा। तो आपको मिलान करना है। तो देखिए, मिलान के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी आप देख लीजिए कि ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। तो देखिए, हम इन पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम इसके जो उत्तर है उसको देखते हैं, क्योंकि हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसको डिटेल में समझना है जिससे हम ज़्यादा प्रश्नों को कर सकें। तो देखिए क्या है, देखिए सही मिलान क्या है, जो विषमता की पीड़ा से व्यक्त है ये कविता है। और ये कविता किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। मतलब ये कविता की पंक्तियां हैं, जयशंकर प्रसाद के काव्य के अंतर्गत आता है। और मिलन के पल केवल दो चार, सुमित्रा नंदन पंत। आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत ये सारे के सारे छायावाद के महत्वपूर्ण कवियों के अंतर्गत आते हैं और इन्हें आधार स्तंभ भी माना जाता है। और देखिए, दिन 12 वर्षों में घोड़े के भी सुनह बदलते। तो मैथिली शरण गुप्त आपको पता है ये राष्ट्रकवि हैं, जिनको महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। और यह इनके काव्य के अंतर्गत ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये जो पंक्तियां हैं इनके काव्य के अंतर्गत आती हैं। और देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हम जिसके बारे में भी पढ़ेंगे उसके बारे में हम सारी चीज़ों को देखेंगे, जिससे क्या है कि हमारा बार बार रिवीजन होता जाए। और प्रैक्टिस जो है, हम प्रैक्टिस ही इसलिए करते हैं ताकि हम रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और वो चीज़ें जो है हमें याद हो जाए। तो आपको जैसा कि पता है, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था और 1937 में इनका देहांत हुआ है। हिंदी के कवि थे, नाटककार थे। आपको पता है कि नाटकों की जब भी बात आती है तो जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर बात की जाती है, क्योंकि एक तरह से नाटकों का जो प्रवर्तक देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद को ही माना जाता है। कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। वह हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। तो आपको पता है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे, उनमें से जयशंकर प्रसाद भी थे। और देखिए क्या है, अगर हम इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए कौन कौन सी है। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक इनकी महत्वपूर्ण रचना है 1909 की। झरना 1918 की। आंसू 1924 की। और आंसू जो है पूछा जाता है तो 1924 की रचना है। करुणालय 1913 का है। चित्रधार 1918 का है। महाराणा का महत्व 1914 का है। तो देखिए, जितने भी रचनाएं हैं आप इनको पढ़ते चलिए और कोशिश हो कि ये सारी रचनाएं याद हो जाए। चलिए अब सुमित्रा नंदन पंत के बारे में भी देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था और 1977 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। आपको पता है कि इनको, सुमित्रा नंदन पंत को पल्लव पंत के नाम से भी जाना जाता है। सुकुमार, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और प्रकृति से इनका इतना प्रेम था कि मतलब इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उनमें जो ऐसा प्रकृति का चित्रण इन्होंने किया है, छायावाद में हमें उस तरह का चित्रण देखने में मुश्किल ही मिलता है। तो जो सुमित्रा नंदन पंत हैं वह एक तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रकृति प्रेमी कवि कहे जा सकते हैं छायावाद युग में।
देखिए, पंथ छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इस युग को जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। आपको पता है कि सुमित्रा नंदन पंत को भी एक स्तंभ माना जाता है छायावाद का। तो ये सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण कवियों के बारे में भी हमने देखा, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण कवि छायावाद में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इनकी रचनाएं देखें तो देखिए, इनकी रचनाएं जितनी भी हैं सारी की सारी प्रकृति से जुड़ी हुई है। जैसे कि वीणा 1919 की रचना है, ग्रंथि 1920 की रचना है, युगवाणी 1938 ईस्वी की रचना है, ग्राम्य 1940 ईस्वी की रचना है, स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी की रचना है। तो ये इनकी रचनाएं हैं और महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में अगर आपको पता होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैथिली शरण गुप्त, आपको पता है इनको दद्दा के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रकवि भी हम इनको कहते हैं। और राष्ट्रकवि होने के नाते मतलब इनका महत्व जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, इनका जन्म 1886 में हुआ था, 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया। मतलब कि जयशंकर प्रसाद से भी ये बड़े हैं। 1886 में इनका जन्म हुआ है, 1964 में इनका देहांत हुआ है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। तो महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी। पूछा जाता है कि किसके द्वारा जो है इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो जयद्रथ वध 1910 ईस्वी की रचना है, भारत भारती 1912 ईस्वी की रचना है, पंचवटी 1925 ईस्वी की रचना है और महत्वपूर्ण है। पंचवटी पूछा जाता है कि किसकी रचना है, कब की रचना है, तो 1925 ईस्वी की मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और जयद्रथ वध और भारत भारती इनकी रचना है। द्वापर 1936 ईस्वी की रचना है, किसान 1917 ईस्वी की रचना है, गुरुकुल 1929 की है, जय भारत 1952 ईस्वी की रचना है। तो देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो मतलब एग्जामिनर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट करता है, अगर हमने उनके जितने ऑप्शंस है उसको अच्छे से पढ़ लिया तो नेक्स्ट टाइम का जो एग्ज़ाम होता है, अगली बार जो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। क्योंकि PYQs एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो आप जो है 70 या 80% आप उसी से तैयार हो जाते हैं। मतलब आप अपनी प्रिपरेशन को एक कह सकते हैं कि जो मेरी प्रिपरेशन है वह 60 से 70% मेरी तैयार है। महादेवी वर्मा, देखिए महादेवी वर्मा को दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, छायावाद की दुर्गा। इनको द्वितीय मीरा के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, इनको सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। और मतलब महादेवी वर्मा जो है आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित कवित्री रही। देखिए, इनका जो जन्म है 1907 में हुआ, 1987 में इनका देहांत हो गया। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवित्री थी। वह हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्री में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य में हम किसको आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं, तो महादेवी वर्मा। देखिए, ये मिलान में प्रश्न आएगा तो आपको ये सारे ऑप्शन पता होने चाहिए। इनका जन्म 1907 में हुआ है और इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनको जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरस्वती के नाम से भी मतलब संबोधित किया है। कई नामों से ये जानी जाती हैं। तो जो महत्वपूर्ण है उनको केवल आप जान लीजिए, जिससे आपका काम हो जाए। अगर हम इनकी रचनाओं को देखें तो देखिए क्या क्या रचनाएं हैं इनकी। निहार 1930 ईस्वी की रचना है, काव्य संग्रह है। रश्मि 1932 ईस्वी की रचना है। निर्जा 1934 ईस्वी की रचना है। अग्निरेखा 1990 ईस्वी की रचना है। और यामा के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। यामा जो है 1940 में प्रकाशित हुई इनकी रचना है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। और यामा के बारे में हर बार पूछा जाता है और यामा के कारण मतलब यामा जो रचना है उससे ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो महादेवी वर्मा की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह है यामा। वहीं देखिए एक प्रश्न और है आपके सामने। फटिक भूमि पर करपग छाया, यह शोभा अति रजती करी, करी प्रतिपद प्रतिमणि, वसुधा कमल बैठकी साजती, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है।
अगर आपको ये काव्य पंक्तियों के बारे में पता है कि ये जो काव्य पंक्तियां हैं किस रचनाकार के द्वारा लिखी गई हैं, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि किसकी है, तुलसीदास की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है, सूरदास की है या कबीरदास की है। सारे सारे जो रचनाकार हैं भक्ति काल के रचनाकार हैं। यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं। वैसे ये जो रचना है, मतलब ये जो पंक्तियां हैं सूरदास की पंक्तियां हैं और उन्हीं की रचना से ली गई है। तो देखिए, फटिक भूमि पर करपग छाया, यह शोभा अति रजती करी, करी प्रतिपद प्रतिमणि, वसुधा कमल बैठकी सजती। उपयुक्त काव्य पंक्तियां सूरदास की है। और सूरदास के बारे में आपको पता होगा कि मतलब इन्होंने जो श्री कृष्ण हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, उनके वात्सल्य रूप का, उनके बचपन का इतना सुंदर चित्रण किया है और मतलब इतने मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे रूप से वर्णन किया है जो कि शायद ही दूसरा कवि कर सके। सूरदास जन्मजात अंधे थे और मतलब ये मतलब एक तरह से कृष्ण भक्त कवि हैं और ब्रज भाषा में ये अपनी रचनाएं किया करते थे। देखिए, इनका जो जन्म है 1478 में हुआ, 1563 ईस्वी में इनका निधन हो गया। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। तो प्रश्न यह भी बनाया जा सकता है कि जो हिंदी साहित्य का सूर्य है, सूर्य किसको कहते हैं? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है सूरदास को कहा जाता है। और देखिए, एक पॉइंट आपको और देखने को मिला कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसको कहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो सूरसागर आप देख के ही बता सकते हैं। सूरसारावली और साहित्य लहरी, फिर आता है नल दमयंती और ब्याहलो। तो ये सारी सारी रचनाएं जो है सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं। तो देखिए, हम तुलसीदास के बारे में भी जान लेते हैं। तुलसीदास का जो जन्म है 1532 में हुआ, मतलब कि ये सूरदास से छोटे हैं। उनका जन्म, सूरदास का जन्म कब हुआ? 1778 में, 1778 में। इनका जन्म हुआ है 1532 में। हिंदी साहित्य के महान संत कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि का जो अवतार है तुलसीदास को माना जाता है। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस, जिसमें 7 खंड हैं और उन 7 खंडों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो 7 खंडों का जो नाम है सीरीज से आप याद कर लेना, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो आ जाता है सीरीज में लगाने के लिए, तो आप उसको गूगल करके देख लेना, कुछ भी मतलब देख लेना, क्योंकि उसको मैं बता तो दूंगा लेकिन वो याद नहीं रहेगा आपको। जब तक आप उसको खुद से देख के पढ़ेंगे नहीं, वो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। तो उसको पढ़ना जरूर, क्योंकि वो प्रश्न बनता है। और देखिए, तुलसीदास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है रामलला नहछू। रामलला नहछू इनकी रचना है। वैराग्य संदीपनी भी इन्हीं की रचना है। बरवे रामायण इन्हीं की रचना है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं तुलसीदास की हैं। और देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1477 में हुआ। आपने देखा ऊपर कि सूरदास का जन्म 1478 में हुआ, मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है सूरदास से बड़े हैं 1 साल। और इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के कवि माने जाते हैं। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेखा। जो कि पद्मावत इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जो कि रत्नसेन और पद्मावती को आधार बिंदु बना करके लिखी गई है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस रचना से ही ये जो रचना है आपके सिलेबस में भी लगी है नेट जीआरएफ के, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। देखिए, कबीर का जो जन्म है 1398। अगर हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जो कबीर हैं, इनकी जो जन्म है 1398 ईस्वी में हुआ है। मतलब कि ये सूरदास, जायसी और तुलसीदास सबसे बड़े हैं, 1398 में हुआ है। 15वीं शती के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। कबीर की मुख्य रचना साखी, सवद और रमैनी। साखी, सवद और रमैनी जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कबीर के छंद सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं।
तो इनकी जो छंद है, दोहे हैं, वह हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं। और देख लीजिए, अब एक प्रश्न आया है मिलान वाला, तो उसको देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। आपको देखिए, ये थोड़ा क्रिटिकल है, कंफ्यूजिंग पॉइंट वाला प्रश्न है। तो ये जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ये जो रचना है तुक्का भी नहीं लगा सकते। तो देखिए क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसके द्वारा लिखी गई है? शिव कुमार मिश्र या रामचंद्र तिवारी या रामविलास शर्मा या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना है, आपको पता होगा कि जो आलोचक के रूप में जाने जाते हैं वह है रामविलास शर्मा। तो आलोचक के रूप में जाने जाते हैं तो रामविलास शर्मा की यह रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना, और ये जो रचना है देखिए, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश और हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये सारी रचनाएं जो हैं देखिए सारे के सारे एक जैसे ही हैं, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, तो इसको आप थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे और ऑप्शन आएंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है मतलब ये दिया गया है, तो ऑप्शन मत देखिए अभी आप इसका सीधा आंसर देखिए कि इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना जो रचना है रामविलास शर्मा की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचना कोश रामचंद्र तिवारी की रचना है। हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल शिव कुमार मिश्र की रचना है। तो ये सारी के सारे देखिए कितने मतलब कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, जिसमें आप तुक्का लगा ही नहीं सकते। ये चीज़ें जो है याद होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप कर सके। तो देखिए, जितने भी रचनाकार हैं, जितने भी रचनाएं हैं, उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। शिव कुमार मिश्र, देखिए शिव कुमार मिश्र के बारे में देख लेते हैं। शिव कुमार मिश्र का जो जन्म है 1930 में हुआ, 2013 में इनका निधन हुआ। हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक थे, और प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा 1954 में प्रकाशित हुई है, और वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला 1956 ईस्वी की रचना है। नया हिंदी काव्य 1962 ईस्वी की रचना है। आधुनिक कविता और युग दृष्टि 1966 ईस्वी की रचना है। प्रगतिवाद 1966 ईस्वी की रचना है। तो ये सारे सारे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। तो ये सारी सारी रचनाओं को आप देखते चलिए कि अगर प्रश्न आए तो आपके दिमाग में क्लिक हो ये सारी चीज़ें और आप कर सके। रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र तिवारी की अगर हम बात करें तो रामचंद्र तिवारी का जो जन्म है 1924 ईस्वी है। बनारस में जन्मे रामचंद्र तिवारी हिंदी साहित्यकार थे। प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो कविवर, लेखराज और गंगाभरण आदि। तो रामचंद्र तिवारी की यही दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनको हमें मतलब याद हो तो अच्छा है, और देख लें। अगर आपको याद ना हो तो कम से कम इसको 3 से 4 बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और देख लीजिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में भी देख लीजिए। इनका जन्म 1931 में हुआ, 2003 में इनका निधन हुआ है। हिंदी साहित्य के उन समीक्षकों तथा आलोचकों में से थे जो मुख्यतः भाषा की सृजनात्मकता को केंद्र में रखकर समीक्षा कर्म में प्रवृत्त हुए थे। उनके आरंभिक समीक्षापरक निबंध 1950 में प्रकाशित हुए, और प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो कामायनी का पुनः मूल्यांकन 1970 में प्रकाशित हुआ है। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974 की रचना है, और नई कविताएं एक साक्ष्य 1976 की रचना है। कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976 ईस्वी की रचना है। इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982 ईस्वी की रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी की रचना है। तो ये जितने भी रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन था, और इसके जो ऑप्शन थे वह भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। आप कहते हैं कि प्रश्न कठिन होते हैं, देखिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं जिसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, जो आपने मतलब पढ़ा हुआ भी जब
प्रश्न आप गलत कर दें तो वही आपके लिए कठिन होता है। तो यही सारी चीज़ें जो होती है कठिन होती है, और ये सारी चीज़ें कठिन जब तक होती हैं जब तक हम इनके बारे में गहराई से नहीं देखते, डिटेल में नहीं पढ़ते, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देती हैं। रामविलास शर्मा की बात करें तो रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 में हुआ है। 2000 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। अगर हम रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाओं को देखें तो देखिए प्रेमचंद के बारे में इन्होंने लिखा है 1941 ईस्वी में। फिर भारतेंदु युग के बारे में भी लिखा है 1943 ईस्वी में। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर भी लिखा है 1946 ईस्वी में। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी में। तो देखिए जो रामचंद्र शर्मा के बारे में हम देख रहे हैं, रामविलास शर्मा। तो जो रामविलास शर्मा हैं उनकी जो रचनाएं हैं वह मतलब कि ऐसी रचनाएं हैं जो आसान हैं, और इनको अगर हमने याद कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगी। तो प्रेमचंद के बारे में इन्होंने लिखा है 1941 में। फिर भारतेंदु युग के बारे में लिखा है। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में भी लिखा है। प्रेमचंद और उनका युग के बारे में भी लिखा है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भी लिखा है। तो देखिए इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मतलब सारी जितनी भी आप रचनाएं देख रहे हैं सारी की सारी ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण? इस दृष्टिकोण से है क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जामिनर जो है नेक्स्ट टाइम किस प्रकार के प्रश्नों को सेट करेगा, ऑप्शन क्या देगा। अगर आप इन सभी ऑप्शंस को नहीं देखे रहेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे, तो यही सारी चीज़ें जो है दिक्कत करती है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ लगता है। तो ये सारी चीज़ों को देखना अति आवश्यक है। और देखिए ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही देख सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, PYQs को करते हैं, तो हमें एक मतलब बेस बनता है कि मतलब जो प्रश्न है इस तरह से पूछे जाएंगे और ऑप्शन जो है इस तरह के सेट होंगे। अगर हमने उन ऑप्शंस को भी डिटेल में पढ़ लिया तो हमारे लिए जो अगला एग्ज़ाम रहेगा वो ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। इसीलिए मैं PYQs को ही लेके आया हूँ, कम प्रश्नों को लेके आया हूँ, लेकिन डिटेल में लेके आया हूँ, ताकि आपका एक जो बेस तैयार हो। अगर आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आप डिटेल में जब चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा, और वही सारी चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में हेल्पफुल होती हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये भी मिलान वाला है, और सबसे ज़्यादा जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं वही मतलब अच्छे रहते हैं, क्योंकि अगर आपने उसमें से एक या दो ऑप्शन भी देख लिया तो मतलब पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो देखिए क्या है, मिलान करना है। शेखर, आपको पता है शेखर जो पात्र है किस उपन्यास का पात्र है या किस रचना का पात्र है। फिर है सिलिया, फिर है जयदेवपुरी, फिर है बाणभट्ट। तो आपको मिलाना है कि जो शेखर है उसके साथ और कौन सा पात्र है। तो शेखर के साथ सरस्वती जो कि उसकी बहन होती है वह है, और सिलिया के साथ आपको पता है सिलिया के साथ कौन आएगा, सिलिया के साथ आएगा माता दीन। फिर जयदेवपुरी के साथ तारा, फिर बाणभट्ट के साथ निपुणिका। तो यही इसका जो मिलान है सही होगा। और देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ये दिए हुए हैं, लेकिन हम ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके हम डायरेक्ट उत्तर को देखेंगे। तो देखिए क्या है, शेखर के साथ सरस्वती आ गई, सिलिया के साथ आ गई माता दीन, जयदेवपुरी के साथ तारा, और बाणभट्ट के साथ निपुणिका। तो देखिए इन रचनाकारों के बारे में भी आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये रचनाएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, और इन रचनाओं के जो डेट हैं, जो रचनाकार हैं, उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न कहीं और से नहीं इन्हीं से बनते हैं। आपका बंटी उपन्यास आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो आप इसका सारांश देख सकते हैं। और देखिए आपका बंटी जो उपन्यास है BA के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो मतलब इसको पढ़ना अच्छा होगा कि अगर आप समझना चाहते हैं आधुनिक स्त्री के हृदय को, आधुनिक मतलब जो समस्याएं हैं उसको समझना चाहते हैं, समाज में किस प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप के डाइवोर्स के बाद उनके साथ किस किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को इस उपन्यास के माध्यम से मन्नू भंडारी जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो देखिए इसमें किस चीज़ की बात की गई है, तो इसमें बात की गई है समाज के प्रति विद्वेष। तो ये जो पॉइंट है ये तो नहीं होगा। बालक में असुरक्षा की भावना, बिल्कुल सही, ये वाला पॉइंट होगा।
मात्र प्रेम की लालसा, ये भी बात है। फिर है आत्महत्या का विचार। तो आत्महत्या का विचार तो नहीं आता उसमें, लेकिन उसमें बालक में असुरक्षा की भावना आता है कि जब उसकी माँ और बाप से अलग हो जाता है तो उसको थोड़ा डर लगता है कि मतलब क्या होगा मेरे साथ। बालक में असुरक्षा की भावना है। मात्र प्रेम को भी वो चाहता है कि अपनी माँ के साथ भी रहना चाहता है, और ये भी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ दिया गया है बी सी, ए बी, फिर ए सी और ए डी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी और सी, है ना। तो बी और सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तो इसका जो उत्तर है वह भी देख लेते हैं क्या है। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है बालक में असुरक्षा की भावना और मात्र प्रेम की लालसा। तो यही इसका सही उत्तर है। और देख लेते हैं इस उपन्यास के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और भी देख लेते हैं। मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है और उपन्यास विधा में है। विधाओं को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कहीं आप कहानी लगा दें या नाटक लगा दें। तो उपन्यास विधा में लिखा गया है। यह रचना मन्नू भंडारी के द्वारा 1971 में प्रकाशित हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी रचनाएं हैं, कम से कम आपके सिलेबस में जितनी रचनाएं लगी हैं उन सब पे आप एक काम कीजिए, एक कॉपी लीजिए, उन सब रचनाओं का नाम लिखिए, उनके रचनाकारों का नाम लिखिए, वह रचनाएं कब प्रकाशित हुई वो लिखिए, और उनके रचनाकार का जो जन्म है उसको लिख लीजिए। तो मतलब आपका जो सिलेबस का 10% काम है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि प्रश्न जो है इस प्रकार के आपको पता है कि बनने तय हैं। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों को आप मतलब इसी के माध्यम से कर पाएंगे। मन्नू भंडारी के बारे में देख लेते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ और 2021 ईस्वी में इनका निधन हुआ। मतलब कि ये 90 वर्ष जी हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार थी ये। और मतलब इनके जो विचार हैं आधुनिक नारी के जो विचार होते हैं वही हैं। मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार थी। वह दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में हिंदी की अध्यापिका रही। और प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो आपका बंटी जो कि सिलेबस में लगा हुआ है, महाभोज। महाभोज भी रचना जो है सिलेबस में इनका नाटक महाभोज भी लगा हुआ है। महाभोज को इन्होंने नाटक के रूप में भी लिखा है और महाभोज उपन्यास भी है। फिर है स्वामी, और एक है 1 इंच मुस्कान और कलवा, और एक कहानी यह भी। तो ये सारी की सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं। तो देखिए अगर आपने मतलब जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया है सारी चीज़ों को डिटेल में, अगर आपने इन सभी चीज़ों को तैयार किया तो हमने प्रश्न ज़्यादा नहीं देखे यहाँ, PYQs को हमने ज़्यादा नहीं किया लेकिन कम किया है, लेकिन हमने उसके डिटेल में इतनी सारी चीज़ों को देखा है जिससे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो देखिए इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको फिर से देख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और क्या है कि मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कम प्रश्नों के माध्यम से आपको ज़्यादा चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, ताकि हम कम प्रश्नों को करके भी ज़्यादा चीज़ों को जान सकें, और ऐसी चीज़ों को जान सकें जिनसे संभावना प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा है, और जिनकी संभावना मतलब अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस एक ऐसा साधन है जिससे आप क्या परफेक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ में। तो आपको फिर डर नहीं लगेगा कि मतलब जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसको कैसे करना है। तो आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, और रोज़ मॉक टेस्ट हो सके तो लगाइए, और रोज़ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप इतने मतलब अच्छे हो जाएंगे किसी भी चीज़ में कि आपको खुद ही देखने में लगेगा कि हाँ मुझ में कुछ बदलाव आए हैं। तो यही सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि मुझे लगे आपके साथ शेयर करने चाहिए, और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से शेयर करने चाहिए, ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा जान सके, अच्छे से जान सके, और जो जानने का तरीका है उसमें कुछ बदलाव कर सके और मज़ा आए कि हम उस चीज़ को जानते हैं। तो देखिए इसी तरह के प्रैक्टिस सेट मैं लाता रहूँगा बीच बीच में। बाकी हम कंटेंट को भी पढ़ेंगे, क्योंकि कंटेंट पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना प्रैक्टिस सेट। तो कंटेंट पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, तो हम एग्ज़ाम तक मतलब हमारी एक ऐसी मतलब इस तरह से तैयार हो जाएंगे कि हमसे मतलब कोई भी प्रश्न कर लिया जाए तो ऐसा होगा कि हम उस प्रश्न को जानते हैं। मतलब वो प्रश्न हमारे लिए नया नहीं रहेगा, उस प्रश्न को हम जानने लायक हो जाए तो आप प्रश्नों को कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके JRF और नेट इनमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए
कि आपको जो अगले टॉपिक पे वीडियो चाहिए किस प्रकार का चाहिए और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या चीज़ जो है समझ में नहीं आई, तो उन सभी चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।